सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है एक कम्युनिटी की सर्वाइवल कॉन्टिन्यूटी के लिए। हम ये जानते हैं कि लोग केवल वो जनसंख्या ही नहीं जिसके हम स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को स्टडी कर लेते हैं। लोग एक पॉपुलेशन की फॉर्म में सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेटेड हैं। तो इसका मतलब लोग ग्रुप्स में होते हैं, कम्युनिटीज़ में होते हैं। ये ग्रुप्स और ये कम्युनिटीज़ को कॉन्टीन्यूअस और मेंटेन रखने में उन सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल रिलेशनशिप्स की भूमिका है जो इन कम्युनिटीज़ में एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें। और उसी के तहत हमने पहली सोशल इंस्टीट्यूशन कास्ट पढ़ी थी, दूसरी ट्राइब। सेकंड लेक्चर ट्राइब का था, ट्राइब का एक भाग हो गया, आज उसे हम आगे बढ़ाएंगे। ट्राइब के रिलेटेड जो हम कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे उसमें दो कंसेप्ट थे। हमने लेक्चर को छोड़ा था आइसोलेशन और इंटीग्रेशन। एक धड़ा ये मानता है, यानी कि एक सेक्शन ये मानता है कि जो ट्राइब्स हैं वो एक आइसोलेटेड बॉडी हैं, यानी कि आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कास्ट हिंदू या हिंदू पीजेंट सोसाइटी कह लीजिए, सीधी सीधी बात कि वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से अलग वर्ग है। इसके लिए हमें उनके कस्टम, कल्चर, मैनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हुए मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। हमें ऐसी प्रक्रियाएं बनानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप ये मान रहा था कि ट्राइब्स को इंटीग्रेट करना है। वो ये मानते हैं कि अगर हम एक कॉन्टिन्यूम को कंसिडर करें तो जो कास्ट हिंदू सोसाइटी है उसके कॉन्टिन्यूम स्केल के ऊपर ये जो ट्राइब्स हैं ये बहुत ही पीछे खड़े हैं, बैकवर्ड स्टेट में खड़े हैं। तो एक कॉन्टिन्यूम हिंदू सोसाइटी का ही ये पार्ट है। इनका सिर्फ अंतर ये है कि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई, इनमें हियरार्की, सोशल हियरार्की ज़्यादा नहीं आ पाई, इनमें कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रिंजेंटली नज़र नहीं आता है, और इनमें प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी की बजाय कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी नज़र आती है। रेस्ट ये बाकी की हिंदू कास्ट सोसाइटी के ही दायरे में आते हैं, ये उस हिंदू पीजेंट सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो जैसे हम बाकी की बैकवर्ड क्लासेस के विकास के लिए योजनाएं बना करके काम कर रहे हैं, अगर हमें इनका विकास करना है तो इन्हें आइसोलेटेड ना ट्रीट करते हुए इन्हें भी हमें उस लार्जर कास्ट हिंदू स्कीम में कंसिडर करते हुए उनके बराबर लाना होगा, जो कि डेवलप्ड हैं और आज मेन स्ट्रीम कहला रहे हैं। तो हमें उनके बराबर लाने के लिए इन्हें इंटीग्रेट करना होगा उनके साथ। तो इनके लिए योजनाएं उस तरह से लानी होंगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट बड़ी प्रमुख रही इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइसोलेशनिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट दो वर्गों के बीच में इन ट्राइब्स को लेकर के ये बहस चली और अंततः एक ग्राउंड अचीव करने की कोशिश की गई, जो कि एक तरह का समझौता था। समझौता ये रखा गया कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि ट्राइब्स के डिस्टिंक्टिव कल्चर, कस्टम और मैनर्स हैं, उनका सिस्टम ऑफ लाइवलीहुड और ऑक्यूपेशन डिफरेंट है। इसी के कारण हम उन्हें कई तरह के संरक्षण, कई तरह के प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के अंडर। लेकिन यह भी सत्य है कि उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट करना है, तो हम ग्रेजुअल इंटीग्रेशन का पाथ अपनाते हैं। हम एकदम से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये ग्रेजुअली इंटीग्रेट होंगे, और जब तक ये इंटीग्रेट होने की परिस्थिति में नहीं है और जब तक ये फुली इंटीग्रेट नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए इनको कई तरह के संरक्षण प्रदान किए जाएंगे। जो संरक्षित रहना चाहते हैं, जो प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं, वो रहेंगे। उनमें से जो निकल करके इंटीग्रेट होना चाहते हैं वो वन बाय वन होते रहेंगे। तो इंटीग्रेशन एंड प्रोटेक्शन के तहत आइसोलेशनिज्म दोनों नियमों की पालना हम करते रहेंगे, जिसके तहत आज आपने देखा भी है हमारे देश में जनजातियों को लेकर के सिस्टम यही है कि एक तरफ आप उनके एरियाज़ में आम लोगों की पेनिट्रेशन को रोकते हैं। हम ये देखते हैं कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल एरियाज़ और ट्राइब्स को प्रोटेक्ट किया गया है। पंचायती कानून भी वहाँ पर डिफरेंट मैनर में लागू होता है।
वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके नियम कानून भी इन क्षेत्रों में, आदिवासी प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नर और राष्ट्रपति की अनुमति से लागू होते हैं। और कई कई स्थान उत्तर पूर्व के राज्यों को अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट को, तो वहाँ पर ट्राइबल्स की अपनी डेवलपमेंट काउंसिल्स बनती हैं, जिनकी अनुमति से ही अधिकतर केंद्र के और राज्य के कानून लागू होते हैं। तो हमने इन्हें एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, जिसमें इनको हमने एक स्तर पर ऑटोनॉमी देने की कोशिश की। हमने इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है। सरकारी नियम कानून की व्यवस्था ये अपने स्तर पर प्रणाली देकर के करते हैं, यानी कि इनका अपना एग्जीक्यूटिव सिस्टम रहता है, इनकी अपनी लोकल बॉडीज़ रहती हैं और इनकी अपने नियम कानून बनाने की प्रणाली होती है, संस्थाएं भी होती हैं। इस तरह से हमने इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। दूसरी तरफ इंटीग्रेट करने के लिए हमने इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करके एजुकेशन की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में और पॉलिटिक्स की फील्ड में विधानसभा और संसद में एंट्री दिलवाई है, जिसके तहत इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके तहत ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएंगे। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन रहता है, संसद में और विधानसभाओं में इनके लिए रिजर्वेशन है और शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल की फील्ड में इनके लिए रिजर्वेशन है। धीरे धीरे ये जब इस शिक्षा, इन रोज़गार और इन राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया, ग्रेजुअल इंटीग्रेशन और एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी। तो इस तरह का मार्ग हमने अपनाया। ये बहस पहले लंबे समय तक चली और उसके बाद आज भारत ने ये परिस्थिति अपनाई। ना तो पूरी तरह से ये माना गया कि ये हिंदू कास्ट सिस्टम के स्केल में ही एक बैकवर्ड क्लास थी, जबकि है ये कास्ट हिंदू ही, एक हिंदू पीजेंट सोसाइटी, और ना ही पूरी तरह से ये माना गया कि ये टोटली आइसोलेटेड रही है। एक्चुअली में ट्राइब्स को लेकर के आप एक चीज़ समझिए, ट्राइब्स के विषय में मैटर तब कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फिनोमेना या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है ही नहीं जो हर तरह से ट्राइब पर इक्वली लागू हो जाए। 1970s आते हुए हमें ये समझ में आने लगा कि हमने जो हार्ड एंड फास्ट फार्मूलाज ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में अपना रखे हैं, इन आधारों पर रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, लाइवलीहुड, ये जो हमने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रखी है नॉन ट्राइब और ट्राइब्स के बीच, या फिर कास्ट हिंदू और ट्राइब्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन बना रखी है मोस्टली इन बेसिस पर, ये इतना टाइट कंटेनर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बेस पर आप इन्हें अलग कर दें, क्योंकि कुछ पैराडॉक्सिकल चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर आप रीजन वाइज देखते हैं कि आप कास्ट को, आप ट्राइब को ये कहते हैं कि भाई रीजन वाइज ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव हैं, तो उस हिसाब में उन्होंने बताया कि अगर आप कुछ क्षेत्रों को देखें, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, ट्राइब्स की ही मुहिम के द्वारा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य विकसित किए गए, डेवलप किए गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में आज आप देख पाएंगे कि जहां एक समय में उत्तर पूर्व के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इस वजह से जाना जाते थे कि उन स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन में ट्राइब का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। एक समय में आसाम को अगर छोड़ें तो अमूमन सभी राज्यों में 30% से अबव ट्राइबल पॉपुलेशन थी, और इवन कुछ राज्यों में तो ये 95% तक चली जाती थी। कुल जनसंख्या की 95% आदिवासी जनसंख्या है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब आज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं रह गया। आज तेज़ी से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, मणिपुर में, मेघालय में आपको बाहरी लोगों की एंट्री नज़र आएगी। बाहरी लोगों की यानी कि नॉन ट्राइबल लोगों की एंट्री नज़र आएगी, जिसके तहत अगर आप देखें तो त्रिपुरा की बात उन्होंने की
कि त्रिपुरा में ट्राइबल पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ टोटल पॉपुलेशन में हाफ हो गई 10 साल के ही अंदर मात्र। तो ऐसे में अब ये कोई पुख्ता पैरामीटर नहीं है कि भाई कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही ये डोमिनेटेड हैं, और जो रीजन इनसे डोमिनेटेड हुआ करते थे आज उन क्षेत्रों में नॉन ट्राइबल्स का डोमिनेंस नज़र आ रहा है। तो एक रीजन स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाना आज ये संभव नहीं हो पा रहा है। आई बात समझ में? जैसा कि हमने अमूमन देखा आसाम के क्षेत्र में आज ट्राइब्स अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि बाहरी क्षेत्र से आए हुए लोग डोमिनेंट हो गए हैं, पॉलिटिकल पावर फिर उन्हीं के पास रहेगी, और ट्राइब्स बहुत से राज्यों में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। तो ये एक ट्रेंड बताता है कि हम अगर इस तरह की परिभाषा के आधार पर एक डिस्टिंक्शन पैदा करें तो ये समस्या पैदा करेगा। आई बात समझ में? वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें डिस्टिंक्शन के आधार पर, तो ये माना जाता था कि जो ट्राइब हैं उनका मेन कामकाज क्या है, वो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, फिशरमैन के तौर पर काम करते हैं, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, या फिर प्लांटेशंस में या इंडस्ट्रीज़ में लेबरर का वर्क करते हैं। तो ये माना गया कि अब अगर आप नोटिस करें तो बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू कर चुकी हैं, जो कि कास्ट हिंदूज़ किया करते थे। जैसे कि मुंडा ट्राइब है, हो ट्राइब है, वो आज सेटल्ड एग्रीकल्चर करते हैं, पहली बात। और दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी हंटिंग गैदरिंग ट्राइब भी थी, जैसे बिहार की बिरहोर ट्राइब है, जो कि हंटिंग गैदरिंग आज भी कर रहे हैं, लेकिन सेटल्ड एलिमेंट्स उनमें भी नज़र आते हैं। उनके द्वारा अपनी सेटलमेंट्स बनाई गई हैं, जहाँ पर वो बास्केट्स बनाते हैं और ऑयल प्रेसर्स लगा करके तेल निकालने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि जिन क्षेत्रों में कामकाज ढंग से नहीं मिलता है, उन क्षेत्रों में कास्ट हिंदू भी मजबूर हैं हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए, तो वो हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, वो फिशरमैन का रोल फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी डिस्टिंक्शंस हम एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बैठती हैं कि भाई कास्ट हिंदू और ट्राइब्स इस आधार पर अंतर पा जाएंगी कि लाइवलीहुड के आधार पर हम उन्हें बांट दें। तो ये पैरामीटर यूनिवर्सल वे में फिट नहीं बैठता है। आई बात समझ में? कुल मिलाकर के ये बताने के प्रयास किए गए कि अगर आप आज ट्राइब्स को देखें तो बहुत सी ट्राइब्स आज ऐसी नज़र आएंगी आपको जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि मिलियन प्लस नज़र आती हैं, जैसे कि संथाल, जैसे कि भील, बहुत बड़ी जनसंख्या है इन जनजातियों की। तो आप संथालों की तरफ जाएं, आप भीलों की तरफ जाएं, आप बोडो की तरफ चले जाएं, और इसके अलावा हाँ ये तीन ही आप ले लीजिए, क्योंकि मुंडा और हो तो हमने वहाँ पर चर्चा कर ली। ओराओन ले लें आप, संथाल, भील, गोंड ले लें आप। ये सब जनजातियों को आप डिस्टिंक्ट इस ग्राउंड पर नहीं रख पाएंगे कि यह आज भी उसी स्तर का एनिमिज़म अपना करके बैठी हैं। ये आज भी उतने ही एनिमिस्ट हैं। इनकी अच्छी खासी जनसंख्या आज आपको उस तरह की धार्मिक पद्धतियाँ अपनाती नज़र आएंगी जैसा कि शायद कास्ट हिंदू मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन अपनाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें आज दिखने को मिल रही हैं। तो वो जो डिस्टिंक्शंस क्रिएट की गई थी वो धीरे धीरे धराशायी होती नज़र आई 1970 के समय में, कि ये डिस्टिंक्शन के ये पैरामीटर्स शायद करेक्ट नहीं हैं। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो दो कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है ट्राइब्स के विषय में। पहला कॉन्टेक्स्ट, जब भी हम ट्राइब के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब हमने ये डिस्टिंक्शन की बात की तो हमने डिस्टिंक्शन से क्या सीखा? डिस्टिंक्शन से सीखा कि आवश्यकता पड़ने पर कास्ट हिंदू भी वो वर्क कर रहा है जो ट्राइब्स करती हैं, और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ट्राइब्स भी अब अछूती नहीं है पूरी तरह से, वो ऑक्यूपेशंस अपना रही हैं, वो राज्य बना रही हैं, अपने पॉलिटिकली स्ट्रेंथन हो रही हैं, और वो डोमिनेंट हैं उन एरियाज़ में। हालांकि उतना लाभ ले पा रही हैं कि नहीं वो अलग बात है, और जिन एरियाज़ में वो कभी डोमिनेंट थी वहाँ पर वो नंबर्स में रिड्यूस हो रही हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये डिस्टिंक्शन से काम नहीं चल पाया, मतलब बहुत सारे अदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, जो फैक्टर्स डायनेमिक फैक्टर्स हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, जिसी की वजह से कोई परमानेंट चीज़ें फिक्स नहीं रह पा रही हैं कास्ट हिंदुओं से विभाजित करने के लिए। तो हमें उसको समझना पड़ेगा,
तब हम इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे कि वो फैक्टर्स कौन से थे। उस हिसाब से हमने जब हम इंटीग्रेशन की स्टडी को देखा तो इंटीग्रेशन को दो तरह से देखा गया। पहला, आपने जब इंटीग्रेशन आदिवासियों के नज़रिए से देखा तो उसमें ये कंसेप्ट तो था कि किस डिग्री का असिमिलेशन हुआ है इनका मेन स्ट्रीम हिंदूज़ में, लेकिन दूसरा कंसेप्ट आदिवासी के नज़रिए से यह भी था कि कितने को लोग विल और चॉइस के साथ इंटीग्रेट हुए, यानी कि असिमिलेट हुए। इंटीग्रेट वर्ड कहना ठीक नहीं, क्योंकि शुरुआत तो असिमिलेशन से ही हुई, होनी तो इंटीग्रेशन चाहिए थी। तो कितने के लोग बाय चॉइस या बाय विल असिमिलेट हुए और कितने के लोग इस असिमिलेशन के प्रोसेस के ऑपोजिशन में है, इसे रेजिस्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर आप ट्राइब के नज़रिए से देखें इस इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में, जिसको कि आप असिमिलिएशन मानते हैं, उस असिमिलिएशन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ ये महत्वपूर्ण ये है कि जब असिमिलिएशन हुई इन लोगों की तो किस डिग्री पे हुई, यानी कि कितने लोग हुए, और दूसरा उनका नज़रिया इस चीज़ को लेकर के कि भाई असिमिलिएशन बाय विल बाय चॉइस है या कितने वर्ग इसकी अपोजिशन और रेजिस्टेंस में खड़े हैं। वहीं जब आप कास्ट हिंदुओं की तरफ से इस डिग्री ऑफ असिमिलिएशन को देख रहे थे तो उसमें ये समझना अनिवार्य था कि कास्ट हिंदुओं ने इनको किस स्केल पे असिमिलेट किया, यानी कि इनकी रैंकिंग क्या रही, इन्हें हायरार्की में कहाँ एडजस्ट किया। कई प्रक्रियाएं हुई जो हमने पिछले लेक्चर में समझी भी थी। कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के तहत एक समय ऐसा आया था प्राचीन काल में और मध्यकालीन भारत में, जब इन क्षेत्रों को जाकर के कैप्चर किया गया ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अंडर, और फिर इनको कई प्रक्रियाओं के तहत एंटर करा लिया गया। या तो शूद्र फोल्ड के अंदर एंटर करा लिया गया, या फिर अकल्ट्रेशन के प्रोसेस के तहत, यानी कि इनके पिछले पूर्वज इनसे जोड़ दिए गए, सूर्यवंशी कर दिए गए, चंद्रवंशी कर दिए गए, या इनको पीछे ले जाया गया, राजपूतों को क्षत्रियों से जोड़ दिया गया, या तो ये प्रक्रिया अपनाई गई। और या फिर संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया कि ये लोग धीरे धीरे उन रिचुअल्स, उन प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करने लगे जो रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी फॉलो करती थी। बीट एनीथिंग, चाहे संस्कृताइजेशन हुआ, चाहे शूद्र फोल्ड में इनको एंटर करा लेना हुआ, और चाहे फिर एक्ल्ट्रेशन के माध्यम से इनको एंटर कराना हुआ, लेकिन ये तो बात तय है कि असिमिलिएशन हुई है लंबे स्तर पर, लंबे समय में और बड़ी बहुत भारी तादाद में। और उसका सीधा नमूना ये भी नज़र आता है कि अगर हम हिंदुइज़्म को भी देखते हैं तो हिंदुइज़्म के तहत ये चीज़ सिद्ध ही है कि उसका जैसे जैसे प्रसार होता चला गया उसमें कई सारे वर्ग एंटर करते चले गए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट के वाया। इसलिए हिंदुइज़्म में आपको सेक्ट नज़र आते हैं बहुत सारे। इतने सारे सेक्ट का एग्जिस्टेंस भी एक स्तर पर इसे प्रमाणित करता है कि एक पेनिट्रेशन के फेज़ में बहुत सारे ऐसे एंट्रेंट्स को एंट्री दिलवाई गई जो पहले से उस फेथ का पार्ट नहीं थे, और इसलिए वो एंट्रेंट्स की एंट्री पॉसिबल हो पाई विद द एडवेंट ऑफ न्यू सेक्ट। तो नए नए सेक्ट बनते चले गए, और इसी क्रम में आदिवासियों की भी एंट्री होती चली गई, और उसकी प्रक्रिया रही या तो संस्कृताइजेशन या एक्ल्ट्रेशन या शूद्र फोल्ड में उनकी एंट्री। तो यहाँ पर कास्ट हिंदू के लिए विचार यही था कि इन्हें संस्कृताइजेशन की विधि में रखें कि ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर, कस्टम, मैनर फॉलो करने लगे तो असिमिलेट हो जाए थोड़ा बेटर पोजीशन पे, या इन्हें शूद्र फोल्ड में एंटर कराना है, या इन्हें एक्ल्ट्रेशन के माध्यम से राजा या कोई महत्वपूर्ण पद देना है कि इन्हें किसी वंशज, महान वंश से जोड़ना है। तो कास्ट हिंदू के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ पर ज़्यादा बल था कि इन्हें हमारी कास्ट रिडन हायरार्की बेस्ड सोसाइटी में कहाँ एंटर कराना है। वहीं आदिवासी के नज़रिए से देखा जाए इस एसिमिलेशन को, तो उसके नज़रिए से ये विचार था कि भाई पहली बात तो हमारी एंट्री किस तादाद में हो रही है, और दूसरी चीज़ कि हम कितना का बाय विल एंटर हुए हैं या कितनी का हमारी अपोजिशन है इसको लेकर के। तो ऐसा माना जाता है, विचारक ऐसा मानते हैं जो इंटीग्रेशन और आइसोलेशन की थ्योरी पर डिबेट करते हैं, वो ये मानते हैं कि अलग अलग समय के दौरान ऐसा हुआ है कि एक समय में ये असिमिलेशन कल्चरल रही है, या फिर इसे स्टडी ही कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टडी करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसको इस नज़रिए से देखा गया कि जो आदिवासी समाज है
वो हिंदुइज्म के संपर्क में जब आया तो धीरे धीरे आदिवासी समाज की जो कस्टम कल्चर मैनर हैं वो हिंदू समाज के कस्टम कल्चर मैनर के साथ अलाइन होते चले गए, और ये एक सिंपल कल्चरल असिमिलिएशन प्रोसेस था। तो वो इसको इस तरह से बताते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई ऑपोजिशन नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक बेटर सिविलाइजेशन, एक बेटर कल्चर के कांटेक्ट में आए ट्राइब्स, और फिर उस बेटर सिविलाइजेशन और बेटर कल्चर के साथ वो जुड़ते चले गए। जैसे भारत में जब ब्रिटिशर्स आए तो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने उनके तरह पहनावा, सूट बूट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस डेवलप कर लिए, तो फिर वो उसका हिस्सा बन गए। ठीक इसी तरह से यह भी होता चला गया। सो नथिंग वाज एक्सप्लॉयटेटिव, नथिंग वाज ओपोजिशन, नथिंग वाज रिस्ट्रिक्टिव। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई इनको एक्सप्लॉइट किया गया है या जबरन डाला गया है कास्ट हिंदू सिस्टम के अंदर। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अपोजिशन थी, क्योंकि जब कोई सप्रेशन ही नहीं था, अपोजिशन क्यों हो। और ऐसा नहीं था कि कोई रेजिस्टेंस थी। एक समय तक ये स्कूल जो कल्चरल एसिमिलेशन की बात करता है ये हावी रहा, और यही स्कूल ये मानता था कि ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते, इनका इंटीग्रेशन होना मैंडेटरी है। क्योंकि लंबे इतिहास को देखें तो क्रमबद्ध तरीके से इनका जो पिछड़ापन है वो विकसित सभ्यता के संपर्क में आने से निरंतर दूर होता रहा है, और इनको भी आभास होता रहा है कि ये इसी सभ्यता का बड़ा हिस्सा थे जो पीछे छूट गए हैं, इन्हें इनके साथ मिलकर अब आगे बढ़ना है। तो इट वाज बाय चॉइस, बाय विल एट द एंड ऑफ द ट्राइब्स। ये ट्राइब्स की इच्छा से हुआ था, उनकी विकास के लिए ही हुआ था। लेकिन फिर जब एक्सप्लॉयटेटिव स्कूल्स जिक्र करते हैं इन चीज़ों का, तो ये बात बताते हैं कि भाई ये कल्चरल असिमिलेशन की जगह पॉलिटिकल असिमिलेशन या इकोनॉमिक असिमिलेशन भी हो सकती है। विचार इस और भी करना चाहिए। अंडर द फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म आपने उनके जंगल कब्जा लिए, जब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन पेनिट्रेट कर रहा था चारों दिशाओं में, आपने उनके जंगल अपना लिए, उनके खेत, उनके तालाब अपना लिए, उनके ग्राउंड्स जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है वो आपके कंट्रोल में आ गए। वनों को काटा गया आपके द्वारा बड़े पैमाने पर, और उसके तहत आपकी सभ्यता का विकास होता रहा। ऐसे में उनके पास कोई और अवसर ही नहीं बचा, इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लॉइट कर दिए गए, इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लॉइट कर दिए गए, उनके पास कोई अवसर ही नहीं बचा। तो मजबूरीवश उन्हें हिस्सा बनना ही पड़ा उस कास्ट हिंदू सोसाइटी का। यानी कि जब आप उनसे उनकी ज़मीन, उनके जंगल, उनके तालाब, उनके पशु और उनकी जीवन शैली ही छीन लेंगे, जो कि बड़े स्तर पर उनके उस ज्योग्राफिकल रीजन पे बेस्ड है, जो जिस रीजन को वो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो उनके पास कोई अवसर ही नहीं बच जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा उन पद्धतियों में। तो उन्हें आप ले आए उस ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच, उन्हें आप ले आए उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, उन्हें आप ले आए उस लाइफ स्टॉक रियरिंग में। तो आपने नोमैडिक हर्डर्स को लाइफ स्टॉक रियरर बना दिया, आपने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को विलेज ड्वेलर बना दिया, आपने हंटिंग एंड गैदरिंग करने वाली सोसाइटी को सेटल्ड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया। ये सब परिवर्तन आए मजबूरी कारण, और वो मजबूरी का जन्म हुआ आपके द्वारा की गई एक्सपेंशन, कॉलोनियलिज्म उनके रिसोर्स एरियाज़ में। तो इट इज़ समवेयर एक्सप्लॉयटेटिव, इट इज़ नॉट नेचुरल कल्चरल एसिमिलिएशन बाय द चॉइस ऑफ द ट्राइब्स। अवसर ही नहीं कोई बचा तो आना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ काइंड ऑफ इकोनॉमिक असिमिलिएशन। तो दूसरी तरफ जिक्र हुआ कि भाई इट इज़ अ पॉलिटिकल असिमिलिएशन। नए नए क्षेत्र को आपने कंट्रोल किया धीरे धीरे, क्योंकि ब्राह्मणिकल फेथ को पेनिट्रेट कराना था। तो उसके तहत जब वेव आई आर्यनाइजेशन की पूरे भारत भर में, फिर दैट ब्राह्मणिकल वेव, तो उसमें फिर आपने ये कंसेप्ट अपना लिया कि भाई अब जो भी लोग बाग यहाँ बस रहे हैं, इन्हीं लोग बागों को तैयार करो उस रूल, रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, उन रीति रिवाज और मान्यताओं की पालना के लिए जो हम पीछे से लेकर के आ रहे हैं इनकी तरफ। ये लोग बाग उन इकोनॉमी, उस पॉलिटी, उस सोसाइटी, उस कल्चर की पालना तब करेंगे जब हम इन्हें अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग